आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट अ रेस्ट पोजीशन। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जो क्या काम करता है, किसी भी चार्ज के बारे में स्टडी करता है जब चार्ज कैसा हो, रेस्ट पोजीशन पे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ समथिंग possessed by an object due to which it acquired a power to attract or repel the other charged body। कहने का मतलब है कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण हम किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है? किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह का चार्जेज हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में। तो हम लोग जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो 3 या 4 प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्जेज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सॉरी, अगर मान लीजिए नेगेटिव नेगेटिव चार्जेज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास अनलाइक चार्जेज हैं जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, तब ये चार्जेज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलता है? दिस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच total charge of a system is obtained simply by adding algebraically all the charges present anywhere on the system। कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम के अंदर में टोटल चार्ज कितना है, अगर हमको उसको निकालना हो, ऑब्टेन करना हो, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल चार्ज को ऐड कर देना है। जितना भी चार्ज उस सिस्टम के अंदर में प्रेजेंट है सारे चार्जेस को ऐड कर देना है। ऐड करने से हम लोग को टोटल चार्ज निकल जाएगा। यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि किसी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। वो ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब ये, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is the property by virtue of which all free charges are integral multiple of a basic unit of charge represented by E। कहने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज होता है, जो फ्री चार्ज होता है, टोटल फ्री चार्ज जो होता है, वो फ्री चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है अपने बेसिक यूनिट का। बेसिक यूनिट कहने का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि जिसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेसिक यूनिट है उसकी क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब जितने भी फ्री चार्जेज हैं वो उस बेसिक यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं n इंटू स्मॉल e हो जाएगा, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इंटीग्रल्स होंगे, है ना। और ई का वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा
वो क्या है? अगला टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स इनवर्स लॉ। कूलम्ब्स इनवर्स लॉ क्या बोलता है? According to Coulomb's law, it states that the force of attraction and repulsion between two electric charges are directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. कहने का मतलब है कि जो दो चार्ज है, मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2, तो दोनों चार्जेज के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्सन लगेगा, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरेक्शन के अंदर में एट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का। मतलब दो चार्ज है Q1 एंड Q2, मान लेते हैं हम लोग Q1 और Q2 जो है दो चार्ज है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, Q1 एंड Q2 आर द स्ट्रेंथ ऑफ टू चार्जेस, है ना, इन कूलम्ब, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम लोग इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? फ्रॉम 1 एंड 2 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर। यहाँ पे F क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2 बाई D स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो हमारा इक्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर हो जाएगा। और उस कांस्टेंट का अगर हम वैल्यू रखें तो उस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो जब हम कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? जहाँ पे E जो है वो क्या है? कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, किसी मीडियम का परमिटिविटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो E का वैल्यू जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और जो स्मॉल के है, जिसको स्मॉल के से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन की जगह में एप्सिलॉन नॉट इंटू के पुट कर दें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और जो स्मॉल के है इसका वैल्यू क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बोल सकते हैं इसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोल सकते हैं। ओके, अगर हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशंस में तब क्या होगा? अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ का। ओके, और इसलिए अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशंस में, कूलम्ब्स लॉ के इक्वेशन में, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई K इंटू D स्क्वायर। तो वैल्यू के जो होगा यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेटली 1 होगा फॉर एयर मीडियम, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात करें तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा इन एयर मीडियम। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इस तरह से वैल्यू को पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ रख दिए, के का वैल्यू 1 रख दिया और डी का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें तो हम लोग को क्या मिल जाता है? इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो फोर्स जो होगा वो फोर्स किसी एयर मीडियम में अगर हम बात करें तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई D स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट चार्ज का। यूनिट चार्ज क्या होता है?
If two equal strength charges are placed in air medium in 1 meter apart from each other, and if they exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on each other, then each charge is said to be a unit charge or a charge of 1 कूलम। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो इक्वल चार्ज है जिसका स्ट्रेंथ जो है, दो इक्वल स्ट्रेंथ चार्ज है, यानी कि Q1 एंड Q2 का जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q है। और अगर मान लीजिए दोनों जो है 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन लग रहा है दोनों के बीच में, तब क्या होगा, तब उसमें जो चार्ज होगा वो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 कूलम होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 कूलम। अब हम लोग उसको डिफाइन कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, मैथमेटिकल टर्म में अगर हम पुट करें तो यूनिट चार्ज के लिए हम लोग को क्या क्या पुट करना होगा, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई KD² होता है। ठीक है, यहाँ पे Q1 बराबर Q2 है यूनिट चार्ज के केस में, Q1 बराबर Q2 और उसको हम लोग मान लेते हैं Q। ठीक है, Q कहते हैं, और स्मॉल k का वैल्यू कितना के इक्वल है, 1 के इक्वल है एयर मीडियम में, और d हमारे पास कितना है, 1 मीटर है, तो फोर्स जो होगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तब अगर हम ये सारे वैल्यू को पुट करते हैं इन कूलम्स लॉ, तब हमको क्या रिजल्ट आता है, तब हमको जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, Q² इज इक्वल टू 1 आएगा, और Q इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, +1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।